जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका द एकेडमी 2.0 पर। मैं हूं कुमार सत्या और हम लोग पढ़ेंगे एसएसटी। ठीक है ना। किसके लिए एसएसटी पढ़ने वाले हैं? तो सीटेट के लिए। ठीक है ना। अब बात आती है कि सीटेट में कहाँ पे एसएसटी की जरूरत होती है। तो यहाँ पे देखें, अगर आप सीटेट का फॉर्म भरे हैं और इस सीटेट में आप 6 to 8 के लिए अगर फॉर्म भरे हैं, ठीक है ना, तो इस 6 to 8 में क्या क्या पूछा जाता है इसका अगर एक बार व्यू देखें तो क्या होगा। यहाँ पे सबसे पहले सीडीपी पूछा जाता है, उसके बाद से लैंग्वेज फर्स्ट होगा, एक होगा लैंग्वेज सेकेंड, एक होगा अगर आपका एसएसटी है तो एसएसटी होगा। यदि आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो आपको इसमें मैथ साइंस वगैरह इधर पूछेगा। ठीक है ना। या फिर अगर आपका कोई दूसरा सब्जेक्ट है तो आपको वहां पे वो देखेंगे। यहाँ पे देखें जो ये एसएसटी है, इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये इसके नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें कितने होते हैं तो ये टोटल 60 होते हैं। और कितने मार्क के होंगे तो ये इसके लिए टोटल आपको कितने मार्क मिलेंगे? 60 मार्क मिलेंगे। वैसे अगर सीडीपी की बात करें तो यहाँ पे 30 पूछा जाता है लैंग्वेज फर्स्ट में। अगर आपका हिंदी है तो हिंदी में ये 30 नंबर का हिंदी आएगा। लैंग्वेज सेकेंड में अगर देखें तो अगर आप इंग्लिश या संस्कृत ले रखे हैं, ठीक है ना, तो आप जो भी लेंगे या उर्दू लेंगे तो आपको यहाँ पे 30 नंबर का ये पूछा जाएगा। तो इस तरह से ये टोटल कितने हो जाते हैं, ये टोटल 150 प्रश्न बनते हैं। और इसमें से ये 150 प्रश्न जो है 150 नंबर के बनते हैं। ठीक है ना। जिसमें आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो अगर जनरल की बात करें कि जनरल के लिए इसमें जो पासिंग मार्क है कितना होता है तो 60% होता है। ओबीसी एसी एसटी के लिए कितना होता है? एसी एसटी के लिए इसमें कितना होता है? लगभग 50% होता है। ये होम स्टेट के लिए होता है। ठीक है। अब देखें हमें क्या पढ़ना है, एसएसटी पढ़ना है। अगर हम इस एसएसटी की बात करें कि इस एसएसटी में हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है ना, तो देखें अगर आप एसएसटी की बात करते हैं तो एसएसटी यानी सोशल स्टडीज की बात करें तो इसमें 4 सब्जेक्ट आते हैं। कितने सब्जेक्ट आते हैं इस एसएसटी के तहत? कितने सब्जेक्ट आते हैं? 4 आते हैं। एक को कहा जाता है हिस्ट्री। क्या कहा जाता है? हिस्ट्री कहा जाता है। दूसरे को कहा जाता है ज्योग्राफी। दूसरे क्या कहा जाता है? ज्योग्राफी कहा जाता है। तीसरा है पॉलिटी। और जो चौथा है उसको बोलते हैं इकोनॉमी। क्या बोलते हैं? इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, और जो सीटेट पूछेगा उसमें क्या पूछेगा? क्या ये सारे चारों ही सब्जेक्ट आएंगे क्या इसमें? तो आपको याद रखना है कि इसमें हमें हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, लेकिन जो इकोनॉमी है इसको नहीं पढ़ना है। इस इकोनॉमी की जगह पे हमें क्या पढ़ना है? तो हमें पढ़ना है पैडागोजी। क्या पढ़ना है? पैडागोजी। इसको कहते हैं शिक्षण विधि। क्या कहते हैं इसको? शिक्षण विधि। तो इतनी चीजें हमें क्या करना है? पढ़ना है। किसमें पढ़ना है? एसएसटी के अंतर्गत। ठीक है ना। हमें क्या पढ़ना है? हिस्ट्री पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, और इसके साथ ही साथ इसका जो शिक्षण विधि है उसको पढ़ना है कि इसके लिए हम जो टीचर है वो बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है ना। उनका जो कार्यशैली होगी किस तरह की होगी। ठीक है ना। तो बच्चों को किस तरह से वो मैनेज करेंगे। ठीक है ना। तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? ये शिक्षण विधि के तहत पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर मेन सब्जेक्ट के रूप में देखें तो ये हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी है। लेकिन आपको याद रखना है कि यहाँ पे इनका जो अगर वेटेज की बात करें, जितना इनका वेटेज होगा उसमें इसका एक अहम योगदान होगा। ये अकेले कितना होगा? तो कम से कम इसमें से 10 से 15 क्वेश्चन मिल जाएंगे इसके। तो ये पेडागोजी के बाकी जो 60 क्वेश्चन है, ये कहाँ यहाँ कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे? 60 में से करीब 10 से 15 ये हो जाएंगे। बाकी जो बच गए कितने? तो 45 से 50 क्वेश्चन। ये 45 से 50 जो क्वेश्चन है ये बिल्कुल एसएसटी से पूछे जाते हैं। बात समझ में आया ना। तो ये रहा एसएसटी का एक ऑल ओवर ओवरव्यू। ठीक है। तो अब हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं? इसकी शुरुआत हम लोग करेंगे ज्योग्राफी से। किससे इसकी शुरुआत करने वाले हैं? ज्योग्राफी से। और देखेंगे कि जो ज्योग्राफी है, ठीक है ना, ज्योग्राफी से किस तरह के प्रश्न बनते हैं, कहाँ से बनेंगे और इसकी शुरुआत कैसे होगी।
तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी। क्या पढ़ने जा रहे हैं? ज्योग्राफी। ठीक है, ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसे हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं। इसे हिंदी में क्या कहते हैं? भूगोल के रूप में जानते हैं। अब बात आती है कि ये जो भूगोल है या जो ज्योग्राफी है, इसका जनक किसे कहा जाता है? ठीक है ना, तो देखें, जो ज्योग्राफी है ना, अगर हम इसके जनक की बात करें तो इसका जनक कहलाता है हिकेटियस। कौन कहलाता है? तो हिकेटियस। इसने एक बुक लिखी जिसका नाम था जस प्रियोर्स। क्या नाम था? जस प्रियोर्स। इसने इस जस्ट जस प्रियोर्स नामक बुक में सबसे पहले इसने क्या किया? क्रमिक रूप से अध्ययन करने का प्रयास किया और इसलिए इसे क्या कहा गया? तो भूगोल का जनक कहा गया। लेकिन आपको याद रखना है कि हिकेटियस को भूगोल का जनक जरूर कहा जाता है, लेकिन इसने कहीं भी ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग नहीं किया या भूगोल शब्द का प्रयोग नहीं किया। अब बात आती है कि ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो आपको याद रखना है कि एक व्यक्ति थे जिसका नाम था इरेस्टोस्थनीज। क्या नाम है? इरेस्टोस्थनीज। इराइट इराइटोस्थनीज। इराइटोस्थनीज। इन्होंने ज्योग्राफी का शब्द दिया। इन्होंने क्या दिया? ज्योग्राफी का। जिसे क्या कहते हैं? जिसे हिंदी में भूगोल के नाम से जानते हैं। अर्थात आपसे पूछा जा सकता है कि भूगोल शब्द किसने दिया? सर्वप्रथम भूगोल शब्द किसने दिया? तो आपको याद रखना है इरेस्टोस्थनीज ने दिया। ठीक है ना। अब इन्होंने जब ज्योग्राफी का या भूगोल शब्द दिया, इसलिए अब इन्हें क्या कहा जाता है? तो इन्हें भी भूगोल का जनक कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें भी भूगोल का जनक कहा जाता है। अब कई बार क्या होता है ना कि ये दोनों ही, मान लो कि यहां पूछ दिया गया कि ज्योग्राफी का या भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, और वहां पे हिकेटियस भी दे दिया और इरेस्टोस्थनीज भी दे दिया। तो ऐसे कंडीशन में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कई बार क्या करता है कि आयोग हिकेटियस को मान लेता है और कई बार क्या करता है, इरेस्टोस्थनीज को मानता है। लेकिन आपको याद रखना है कि जो ये भूगोल का जनक इरेस्टोस्थनीज कहला रहा है, इसे क्या कहते हैं? तो ये भूगोल का जनक, या कह सकते हैं कि आधुनिक भूगोल का जनक है। इसका भूगोल कौन से भूगोल का जनक है? तो आधुनिक भूगोल का जनक कहलाता है। ये क्या है? आधुनिक भूगोल का जनक है। ठीक है, ये क्या कहलाता है? आधुनिक भूगोल का जनक कहलाता है। इसलिए ये जो प्रश्न है यहाँ पे अगर पूछा जाए कि आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो आप बेफिक्र होके क्या मारेंगे? इरेस्टोस्थनीज को मारेंगे। लेकिन यदि पूछा गया कि भूगोल का जनक कौन है और ये ऑप्शन में इरेस्टोस्थनीज और हिकेटियस दोनों मिल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में आपको इरेस्टोस्थनीज को ही क्या करना है? प्रेफर करना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम क्या करता है? इसी को सही मानता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि वहां पे इरेस्टोस्थनीज ऑप्शन में नहीं है, हिकेटियस है, तो हिकेटियस को मारेंगे। अगर हिकेटियस ऑप्शन में नहीं है और इरेस्टोस्थनीज है, तो इरेस्टोस्थनीज को मारेंगे। ठीक है, तो ये रहा क्या? भूगोल का जनक। क्योंकि ये जो भूगोल है ये परंपरागत है। कैसी है? परंपरागत है। ये अनुभव पर आधारित है, परंपराओं को ढो रही है। ठीक है ना। तो चूंकि इसमें अभी वैज्ञानिकता का अभाव है। ठीक है, अब देखें कि यहाँ पे अब थोड़ा सा अगर भूगोल को देखें, यहाँ पे अगर जनक देख ही रहे हैं तो थोड़ा सा कुछ आगे भी देख लेते हैं कि जो भूगोल है ना,
इसके अगर पार्ट की बात करें, ठीक है ना, कि इसको कितने प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है, कितने खंडों में विभाजित किया जा सकता है, तो इसके अनेक खंड हो सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें से कुछ निम्न है। जैसे कहा जाए कि भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल, मानव भूगोल, मानव भूगोल, पर्यावरण भूगोल, पर्यावरण भूगोल, आर्थिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, यहाँ पे आदि कर सकते हैं। अब यहाँ देखें कि जो भौतिक भूगोल है, ठीक है, तो इस भौतिक भूगोल का जनक किसे कहते हैं? तो जो भौतिक भूगोल है ना, इसका जनक कहलाता है पोलिडोनियस। कौन कहलाता है? जनक कहलाता है पोलिडोनियस। जो पोलिडोनियस है, इसे क्या कहते हैं? तो इसे भौतिक भूगोल का जनक कहते हैं। वहीं पे अगर मानव भूगोल की बात करें कि मानव भूगोल का जनक किसे कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि मानव भूगोल का जनक रेटजिल को कहा जाता है। किसे कहते हैं? रेटजिल को कहते हैं। रेटजिल की जो प्रमुख पुस्तक है वो क्या है? तो है अल्मागेस्ट, सॉरी, ये है एंथ्रोपोजियोग्राफी। कौन सा है? एंथ्रोपोजियोग्राफी, एंथ्रोपोजियोग्राफी, ये क्या है? इसकी प्रमुख रचना है, ठीक है ना। अगर अल्मागेस्ट की बात करें कि अल्मागेस्ट किसकी रचना है, अल्मागेस्ट, तो आपको याद रखना है कि ये टालमी की रचना है, ठीक है ना। तो ये टालमी की है और ये किसकी है? अल्मागेस्ट टालमी की है। और एंथ्रोपोजियोग्राफी किसकी है? तो ये रेटिजिल की बुक है। इसमें देखें कि जो भौतिक भूगोल है, इस भौतिक भूगोल में हमें क्या पढ़ना है? तो अगर भौतिक भूगोल की बात करें कि भौतिक भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो आपको याद रखना है कि भौतिक भूगोल में क्या क्या पढ़ा जाता है। तो इसमें भी आपको 4 सेक्शन बनाने हैं। पहले वाले को कहा जाता है स्थल मंडल, स्थल मंडल। दूसरे कहते हैं जल मंडल। तीसरे को वायुमंडल। और जो चौथा है इसको बोलते हैं जैव मंडल। क्या कहते हैं? जैव मंडल। तो ये क्या रहे? ये भौतिक भूगोल की क्या रहे? ये पार्ट रहे जिसमें हमें क्या पढ़ना है? भौतिक भूगोल के अंतर्गत पढ़ना है, ठीक है। अब थोड़े से आते हैं, समझते हैं कि जो ज्योग्राफी है इसका मतलब क्या होता है, ठीक है ना। ये कुछ फैक्ट्स है जिनको पहले देख लिए। अब हम देखते हैं कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, ठीक है। आगे देखते हैं। देखें, जो ज्योग्राफी है ना, ये ग्रीक शब्द से बनी है। किससे बनी है? ग्रीक शब्द से। लेकिन ज्योग्राफी वर्ड कैसा है? ये इंग्लिश वर्ड है। कैसा है ये? तो ये अंग्रेजी शब्द है। कैसा है ये? ये अंग्रेजी शब्द है। कौन सा है? ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कैसा वर्ड है? तो ज्योग्राफी इंग्लिश वर्ड है। और ये जो इंग्लिश वर्ड ज्योग्राफी है, ये ग्रीक शब्द से बना है। किससे बना है? ग्रीक शब्द। और ये ग्रीक शब्द कौन सा है? तो आपको याद रखना है कि एक शब्द है जियो और दूसरा है ग्राफिया। दूसरा क्या है? ग्राफिया है। कई जगह पे ग्राफो भी मिल जाएगा, ग्राफो। और कई जगह पे ग्राफी भी मिल जाएगा, है ना। तो आपको यहाँ पे घबराने की कोई जरूरत नहीं है कि ग्राफिया है कि ग्राफो है या ग्राफी है। तीनों का मतलब सेम ही है, वर्णन करना होता है या फिर उल्लेख करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे जियो का मतलब होता है पृथ्वी। और ग्राफिया, ग्राफो या ग्राफी, जिसका मतलब होता है वर्णन करना या उल्लेख करना, वर्णन करना, ठीक है ना। अर्थात यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ? अर्थात अगर इस जियो प्लस ग्राफी के अगर हम अर्थ की बात करें कि इसका अर्थ क्या होगा, तो इसका अर्थ होगा पृथ्वी का वर्णन करना। क्या होगा?
पृथ्वी का वर्णन, पृथ्वी का वर्णन। तो पृथ्वी का जो वर्णन है, किस तरह से पृथ्वी का वर्णन, वैसे ही अगर यहाँ पे जो भूगोल है, भूगोल को तोड़े तो इसमें दो शब्द मिल जाएंगे आपको। एक मिलेगा भू प्लस गोल, जिसमें भू का मतलब होता है भूमि, या कह सकते हैं पृथ्वी, और गोल का मतलब है गोल, अर्थात पृथ्वी गोल, अर्थात पृथ्वी गोल। क्योंकि जब हम भूगोल शब्द लिख रहे हैं तो भूगोल से हमें इसका अर्थ स्पष्ट पता नहीं चल रहा है, इसलिए जब हम ज्योग्राफी को तोड़ते हैं तो ज्योग्राफी से हमें क्या मिलता है, इसका स्पष्ट अर्थ प्राप्त होता है। इसका अर्थ क्या है ज्योग्राफी में, तो जियो का मतलब है पृथ्वी, ग्राफिया या ग्राफो का मतलब है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। अर्थात यहाँ पे अगर परिभाषा के तौर पे देखना चाहें कि ज्योग्राफी का मतलब क्या है, तो आपको याद रखना है कि पृथ्वी से संबंधित सभी घटनाओं का, पृथ्वी से संबंधित सभी घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है, ज्योग्राफी या भूगोल कहलाता है। ठीक है ना। तो भूगोल क्या है, तो पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित, पृथ्वी से संबंधित सभी घटनाओं का, सभी घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना, क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना या वर्णन करना, अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है। हमने यहाँ पे देखा कि ज्योग्राफी, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। जो भूगोल है, भूगोल दो शब्द से मिलकर बना है, भू प्लस गोल। भू का मतलब है भूमि या पृथ्वी, और गोल का मतलब है गोल, अर्थात पृथ्वी गोल। तो यहाँ पे पृथ्वी गोल से कोई स्पष्ट अर्थ नहीं मिल रहा है, केवल ये बता रहा है कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। ठीक है। यहाँ पे देखें कि जब ज्योग्राफी को तोड़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि ज्योग्राफी जो है इंग्लिश वर्ड है, और ये ग्रीक के दो शब्द से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफिया या ग्राफो, और जिसमें जियो का मतलब है पृथ्वी और ग्राफिया या ग्राफो का मतलब है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी का वर्णन करना। ठीक है ना। अर्थात कह सकते हैं कि पृथ्वी से संबंधित सभी घटनाओं का क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करना क्या कहलाता है, भूगोल कहलाता है। ठीक है। आई होप कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखें इसके आगे। अब हम जो भूगोल है, इसमें जिस जिस चैप्टर की या जिस टॉपिक की शुरुआत करेंगे, वो टॉपिक होगा ब्रह्मांड। क्या होगा, ब्रह्मांड। तो इस ज्योग्राफी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किसको, ब्रह्मांड को, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉस्मोस। क्या कहते हैं, कॉस्मोस कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये कॉस्मोस क्या है। अगर प्राचीन काल की बात करें, तो प्राचीन काल में लोग क्या कर रहे थे, अपने अनुभव के आधार पे, रूढ़िवादिता के आधार पे अपनी परंपराओं को लेके चल रहे थे। तो इस दौरान यहाँ पे 143 ईस्वी में एक व्यक्ति हुआ। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे ब्रह्मांड का परिभाषा देख लेते हैं, है ना। अगर हम परंपरागत रूप से देखें कि परंपरागत रूप से इसका परिभाषा क्या था, परंपरागत, परंपरागत रूप से या परंपरागत रूप में, अगर परंपरागत रूप में अगर ब्रह्मांड की परिभाषा देखें, तो पृथ्वी व इससे संबंधित सभी पिंडों का जो समूह है वो क्या कहलाता था, ब्रह्मांड कहलाता था। ठीक है ना। क्या कहलाता था, ब्रह्मांड। तो कौन, पृथ्वी व इससे संबंधित, इससे संबंधित सभी पिंडों का समूह
क्या कहलाता था? ब्रह्मांड कहलाता था। यानी अगर देखें तो जो ये ब्रह्मांड है ना, ये उतने विस्तृत रूप में उस समय इसके बारे में नॉलेज नहीं था कि ब्रह्मांड क्या है। केवल ये देख रहे थे कि हाँ पृथ्वी है, इस पे हम लोग रह रहे हैं, सूर्य इधर से है, ठीक है ना, इधर चांद है, तारे दिख रहे हैं, ठीक है ना। तो इसे ही क्या कहा गया? ये ब्रह्मांड कहा गया, ठीक है ना। अब चूंकि ये परंपरा है, इसमें कोई आधुनिकता है नहीं, कोई इसमें वैज्ञानिकता नहीं है कि कोई इसे प्रूफ कर सके कि हाँ इसे ही ब्रह्मांड कहा जाएगा, ठीक है ना। अब ये धीरे धीरे वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ना शुरू होगा, लेकिन यहाँ पे एक व्यक्ति हुए जिसका नाम था टॉलमी। क्या नाम था? टॉलमी। ये जो टॉलमी है ना, ये 143 ईस्वी में एक सिद्धांत देते हैं जिसका नाम होता है जियोसेंट्रिक अवधारणा। कौन सा होता है? जियोसेंट्रिक अवधारणा या कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। तो ये अवधारणा देते हैं, जो कॉन्सेप्ट देते हैं, यानी इसको कहते हैं भू केंद्रित अवधारणा, भू केंद्रित अवधारणा। अब ये जो भू केंद्रित अवधारणा है, ये क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि ब्रह्मांड के केंद्र में, ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? तो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? तो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है। और जो सूर्य तारे, जो सूर्य है, अन्य ग्रह है, जो पिंड है, वो क्या करते हैं? तो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सूर्य, तारे, ग्रह आदि पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। ये अवधारणा कौन दे रहा है? ये अवधारणा दे रहा है कौन? टालमी। जो कब देता है? 143 ईस्वी में, ठीक है ना। क्योंकि ये जो कालखंड है इस समय का, ये काफी अब देखें जो ये अवधारणा है, यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी, ये पृथ्वी है, इसके चारों तरफ यहाँ पे कौन है? तो एक तरफ मान लेते हैं ये सूर्य है, सूर्य, चांद, है ना, यहाँ पे उल्का पिंड, यहाँ पे अन्य ग्रह, है ना। तो ये क्या कर रहे हैं? इसके चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं। ये अवधारणा कौन बता रहा है? तो ये बता रहा है टालमी, जिसकी रचना क्या थी? अभी पीछे बताया हमने क्या था। तो इसकी जो रचना है वो है अल्मागिस्ट। क्या है? अल्मागिस्ट, ठीक है। अब देखें, अब ठीक यहां से अगर आगे चले तो 1543 में, कब? 1543 ईस्वी में, ठीक है ना। अगर 1543, हाँ, तब यहाँ पे आपको 140 करना होगा। ये 140 ईस्वी है, ठीक है ना। 140 ईस्वी में ये टालमी देता है। अब बात आती है कि 1543 में क्या होता है। अब जो ये सोच है ना, ये वैज्ञानिकता की तरफ बढ़ती है। किधर की तरफ? वैज्ञानिकता की तरफ। कि भाई साहब आप कह रहे हैं कि सूर्य, जो पृथ्वी है, ब्रह्मांड के केंद्र में है, हम कैसे माने? ठीक है ना। कोई तो ऐसा सबूत हो, कुछ तो ऐसा हो जिसके वजह से हम ये मान सके कि पृथ्वी सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। क्योंकि ये जो ब्रह्मांड शब्द है, ये आधुनिकता की देन है, ठीक है ना। उस समय ब्रह्मांड शब्द का कहीं प्रयोग उस समय पे नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बाद में पता चला कि ब्रह्मांड भी कुछ होता है, ठीक है ना। इसके पहले ये केवल पृथ्वी और सूर्य तक ही, सौरमंडल तक ही सब सीमित था। सौरमंडल को ही ब्रह्मांड उस समय के रूप में देखा जा रहा था। अब देखें,
ये 1543 में एक व्यक्ति आते हैं जिसका नाम है निकोलस कापरनिकस। निकोलस कापरनिकस। अब ये जो निकोलस कापरनिकस महोदय हैं, ये एक नई अवधारणा को प्रस्तुत करते हैं और इस नई अवधारणा को प्रस्तुत करने में इन्हें अपनी जान भी गंवानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो जो ये 1500 से जो कहें कि जो 1800 ईस्वी तक के जो कालखंड है ना, इसके पहले तक का ये कालखंड कहलाता है क्या? तो ये अंधकाल कहलाता है। क्या कहलाता है? अंधकाल, या इसको कहते हैं अंधकार काल। अंधकार काल ये लगभग मान सकते हैं कि 1000 ईस्वी से लेके ये 1800 के आसपास, मतलब इस समय ये अंधकार काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस समय धर्म जो था वो चरम सीमा पे था और सभी धर्म गुरु इन्हीं धर्म की बात को ही मानते थे, ठीक है ना। और कोई उसमें अगर तिनका भी अगर उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करे तो लोग उसके क्या करते थे, धर्म गुरु उसके विरोधी होते थे और वो क्या करते थे, उसको दंडित करने का कार्य करते थे। अब यहाँ पे चूंकि जो पूरे धर्म ग्रंथ है वो क्या मान रहे थे कि पृथ्वी सौरमंडल के केंद्र में है। अब ये महोदय आते हैं कापरनिकस और ये इस अवधारणा को ही बदल देते हैं और ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि देखो टालमी महोदय, ठीक है ना, देखिए धर्म गुरु जी, दरअसल जिसको आप कह रहे हैं ना कि जो पृथ्वी है ये सौर मंडल के सॉरी ब्रह्मांड के केंद्र में है या सौर मंडल के केंद्र में है, दरअसल बात ये है, ठीक है। निकोलस कापरनिकस ये 1543 में एक अवधारणा देते हैं जिसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट। हेलियोसेंट्रिक कॉन्सेप्ट जिसे कहते हैं सूर्य केंद्रित अवधारणा। इसे क्या कहते हैं? सूर्य केंद्रित अवधारणा। इन्होंने पहली बार बताया कि ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? तो सूर्य है। ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? सूर्य है। एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि ब्रह्मांड जो आज के जो हम ब्रह्मांड देख रहे हैं, ये आज के ब्रह्मांड की बात नहीं कर रहे हैं। उस समय जो ब्रह्मांड था वो केवल सौर मंडल तक ही स्थित था, ठीक है ना। ये बाद में रिसर्च करने पे बाद में पता चला कि नहीं, ये जो जिसकी हम बात कर रहे हैं सौर मंडल, जिसे हम क्या कह रहे हैं, ब्रह्मांड कह रहे हैं, दरअसल ये कोई ब्रह्मांड नहीं है। ये क्या है? एक ब्रह्मांड का एक छोटा सा अंश मात्र है, ठीक है ना। तो ये उस समय तक ये सीमित रूप में इसी को ब्रह्मांड माना जाता था। बात समझ में? जो हमारा सौर मंडल है उसे क्या माना जाता था? ब्रह्मांड। तो अब कहा गया कि उस ब्रह्मांड के केंद्र में कौन है? तो सूर्य है, ठीक है ना। इस अवधारणा में कौन क्या बताया गया कि सूर्य क्या है? ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य कहाँ है? तो सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है। ब्रह्मांड के केंद्र में है। सूर्य कहाँ है? ब्रह्मांड के केंद्र में है, ठीक है ना। और जैसे ही ये इस चीज को बताते हैं